हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोलान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर नंबर ये आपका 6 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये बनता कैसे है? तो हम लोग 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे, BBM केयूर, इसके अलावा जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में BEd में किस तरह के जो है सवाल पूछे गए थे और इसका जो है क्या क्या आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव वाले आंसर को भी हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ये सारे जो आपको अभी यहाँ से जो मैथ दिख रहा था, एक्चुअली क्या है, वो मेरा अगला प्रोजेक्ट है, अगली वीडियो उस पर बनेगी, इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए यहाँ से आप देख सकते हो सेमेस्टर 4 का यहाँ पे, और ये पेपर नंबर आपका 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 2025 क्यों लिखा है पता नहीं। इसकी परीक्षा जो है 20/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। 40 नंबर का पेपर, 1.5 घंटे का वक्त था। अब जो सवाल हैं ग्रुप A में 10 सवाल आपसे जो है पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, कौन सा कथन लिंग के बारे में सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर। जेंडर और सेक्स में अंतर पहले समझ लीजिए। जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, समाज के द्वारा बनाया गया है, और सेक्स का एक बायोलॉजिकल है, नेचुरल है वो। ठीक है, जेंडर इज अ रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी। लिंग जो है समाज में आदमी और औरत की भूमिका को निभाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि लिंग सामाजिक रूप से निर्मित है, दोनों बात सही है। तीसरी बात, जेंडर इज बायोलॉजिकल, मैंने अभी आपको बताया, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्टेड टर्म, यानी कि सोसाइटी ने समाज के द्वारा जो है ये बना हुआ शब्द है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा भाई। क्यों सही नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन थर्ड होगा। ऑल ऑफ द अबव के जाल में मत फंसिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला सवाल, द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी कि जो दहेज निषेध अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? 1961 में। फिर अगला ऑप्शन आपका देखिए सामने है 1962, 1963 या फिर 1964 में। तो देखिए दहेज जो अधिनियम है ये पारित हुआ था आपका 1961 में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया, थोड़ा सा ये मिस है। हु सेड सोसाइटी इज द कॉबवेब ऑफ अ सोशल रिलेशन। किसने कहा था कि समाज जो है सामाजिक बंधनों का एक जाल है? कार्ल मार्क्स, मैकाइवर, के डेविस या फिर CH पेज ने। तो देखिए इसका आंसर कहीं कहीं आपको मैकाइवर मिलेगा और कहीं कहीं पे CH पेज मिलेगा, लेकिन मैकाइवर ने इस पे ज़्यादा काम किया है और दोनों का ऑप्शन अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन थर्ड जो है आपका सबसे सही आंसर होता, इसके साथ आप जाते। अगला सवाल देखिए क्या है, जेंडर नॉर्म्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय, यानी कि लिंग मानदंड किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सरकार इस पे काम नहीं करती है। अब स्वयं एक व्यक्ति इस पे काम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है। इस पे सोसाइटी काम करती है। इस पे जो है सोसाइटी यानी कि समाज जो है ये थोपने वाला काम करती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड सही होगा। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अ सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट ऑफ अ प्लेस ऑफ अ बर्थ। लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करना संविधान के किस अनुच्छेद में निषिद्ध है, यानी कि आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। अगला सवाल देखेंगे क्या है, व्हाट इज द जेंडर इनइक्वालिटी प्राइमरली अबाउट। लैंगिक असमानता मुख्यतः क्या है? तो देखिए लैंगिक आधार पर जो अलग अलग असमानताएं हैं उसमें क्या क्या आएगा। राजनीतिक में समान प्रतिनिधित्व देना, ये तो अच्छी बात है। इसमें इनइक्वालिटी की बात कहाँ से आ गई? एक्सेस टू एजुकेशन, किसी को शिक्षा में पहुंच बना रहे हो, अच्छी बात है भाई, तो ये तो करना जरूरी है ना। वेतन में समानता, यानी कि सभी को, लड़के लड़कियों को
बूढ़े बुजुर्ग को सबको आप एक समान से देख रहे हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या है, गलत है। डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर, लैंगिक आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो ये गलत बात है। जेंडर इनइक्वालिटी ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। द टर्म इंडिकेट दैट पीपल टेंड टू फेवर देयर ऑन जेंडर इन वेरियस सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, पद या शब्द पर जो विभिन्न सामाजिक या पेशेवर वातावरण के लोग हैं अपने ही लैंगिक पक्षपात की ओर उन्मुख होते हैं, यानी लड़का लड़का की मदद करेगा, लड़कियां लड़कियों की ओर आगे बढ़ेगी। इस टर्म को क्या कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसे बोला जाता है जेंडर फेवरेटिज्म, यानी कि आप अपने ही जेंडर को फेवरेट मान रहे हो और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हो। बहुत ही डीप सवाल था ये। द टर्म ग्लास सीलिंग रेफर्स एज, यानी कि जो ग्लास सीलिंग है इसको किस जो शब्द के तात्पर्य से देखा जाता है। तो देखिए जो कार्यस्थल में यानी कि वर्क प्लेस पे है, औरतों का प्रोत्साहन प्रमोशन के लिए जो अदृश्य बाधाएं जो कहीं दिखेगी नहीं लेकिन है, उसे जो है ये कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, कार्यस्थल पर जो है महिलाओं को जो अदृश्य बाधाएं हैं, अनसेड रूल है, उसकी वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आई, द स्टेटमेंट वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट बिकम्स वंस वाज, यानी कि जो महिला है वो पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, यह कथन किसके द्वारा कही गई थी। तो साइमन डी विबियोर के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट वाले सवाल कुछ नहीं कर सकते आप, याद कर लीजिए। जेंडर इशूज रिलेटेड टू इंटरवेंशन एंड स्ट्रैटेजी इबिग्वेट इन, लैंगिक मुद्दे पर संक्षिप्त हस्तक्षेप और युक्तियां परिलिखित होती है कहाँ पर, आरटी एक्ट में भी बात कही गई है, एनसीएफ में भी ये बात कही गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है जी। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी में देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे। 2 सवालों का जवाब लिखना था, 5 + 5 10 अंक आपको मिलता। पहला सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, पुरुषत्व और नारीवाद में अंतर बताएं। तीसरा सवाल, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ अ होम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक पहचान के निर्माण में गृह के प्रभाव की चर्चा करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ अ जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता के रूपों का वर्णन करें। पांचवा सवाल, राइट साइलेंट फीचर दैट एड्रेसेस द जेंडर इशूज इन आरटीई 2009, आरटीई 2009 में लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवालों का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध या लिंग आधारित हिंसा में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। Elaborate the role of a media in crime against women or gender-based violation. अगला सवाल, throw light on a जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल, यानी कि विद्यालय के संदर्भ में लैंगिक असमानता पर प्रकाश डालें। डिस्क्राइब द इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटेजी टू एड्रेस जेंडर इशूज, लैंगिक मुद्दों का समाधान करने के हस्तक्षेप और युक्तियों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस द की एजेंसीज वर्किंग टूवर्ड जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक पहचान की ओर कार्य करने वाले अभिकरणों पर चर्चा करें। तो ये था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड, 49 में ही मिल जाएगा। ये पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।